नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है यूनियन इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी लिख करके, इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड की जाती है। टॉपर्स के रिजल्ट जारी किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप पर, जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के। और इसके अलावा एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसके समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया गया था? द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 was prepared by the Economic Division of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, under overall guidance of the right answer is option number C. वी अनंत नागेश्वरन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसे प्रायः संसद में केंद्रीय बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण, ध्यान में रखिएगा, वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। इसके बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया गया है? द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय व्हाट परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 से 6.8% तक। सर्वेक्षण में 2023-24 में 6.5% की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह कहा गया है कि वास्तविक वृद्धि दर 6 से 6.8% की सीमा में रहेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की अनुमानित विकास दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। हाल के वर्षों में भारत भी तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। 2020-21 में भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़ा है। 2021-22 के दौरान कृषि निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग की अनुमानित विकास दर क्या है? What is the estimated growth rate of the industry in the financial year 22-23? The right answer is option number C, 4.1%। उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल सकल मूल्य यानी जीवीए में लगभग 30% का योगदान देता है। उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है। वित्त वर्ष 2012 और वित्त वर्ष 2021 के दौरान औसत जीडीपी का 31% और 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र, तो 2022-23 में जो अनुमान है वो है 4.1 का, 2021-22 में था 10.3%। और ये सेक्टर वाइज दिया गया है इंडस्ट्री में अलग अलग। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ ही क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से टैली हुआ है 36। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में
एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से, और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है, और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन अकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित, और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा? 82.49%, एंड दैट इज एमपीएन अकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन अकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे एमपीएन अकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एमपीएन अकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स पीडीएफ जो एमपीएन अकेडमी द्वारा जारी की जाती है, क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट एमसीक्यूज, नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 पीडीएफ के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट एमसीक्यूज को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही पीडीएफ में अवेलेबल कराई गई है। 14 पीडीएफ रहेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन अकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको, और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न, और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों, और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी, और इस प्रकार से एमपीएन अकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। ओटीपी के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 9.1%। वित्त वर्ष 2022 में सेवा क्षेत्र में तेजी से उछाल देखा गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.8% के संकुचन की तुलना में वर्ष दर वर्ष 8.4%
की दर से बढ़ा है और 2022-23 में 9.1% रहने का अनुमान है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई मुद्रास्फीति कितनी थी? व्हाट वाज द एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6.8%। आरबीआई ने भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, जो कि इसके लक्ष्य सीमा से बाहर है। लक्ष्य सीमा कितना है? 4 ± 2, यानी 2 से लेकर के 6 इसके दौरान रहना चाहिए, लेकिन ये 6 से अधिक है। तो सीपीआई तो 6.8%, डब्ल्यूपीआई कितना? वो रहेगा 11.5%। दिसंबर 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? एज ऑफ दिसंबर 2022 व्हाट वाज इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स स्टूड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था 563 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। भारत 2022 में, ध्यान में रखिएगा, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने वाले दुनिया में प्रेषण यानी रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। रेमिटेंस सेवा निर्यात के बाद बाहरी वित्त पोषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में कितने प्रतिशत की साल दर साल वृद्धि हुई? व्हाट इज द परसेंटेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15.5%। जीएसटी ने खुद को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्थापित किया है, जैसा कि अप्रैल से दिसंबर 2022 तक 24.8% की सालाना वृद्धि दर से प्रदर्शित होता है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र का पूंजीगत व्यय जीडीपी वित्त वर्ष 2009 से वित्त वर्ष 2020 के 1.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 के अनंतिक वास्तविक यानी प्रोविजनल एक्चुअल में 2.5% हो गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी जीएनपीए अनुपात कितना है? व्हाट इज द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जीएनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी जीएनपीए अनुपात 5 के रूप में 7 वर्ष के निचले स्तर पर आ गया है और पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी CRAR 16 पर बना हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के माध्यम से रिकवरी दर अन्य माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक थी, जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के प्रति सकारात्मक रुझान दर्शाती है। सरकार का सामाजिक क्षेत्र का खर्च वित्त वर्ष 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में कितना हो गया है? द गवर्नमेंट्स सोशल सेक्टर स्पेंडिंग हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 9.1 लाख करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 2016 टू हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 21.3 लाख करोड़ रुपये। सरकार ने सामाजिक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाया है। मानव पूंजी निर्माण हेतु शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जुड़वां स्तंभों को मजबूत किया जा रहा है। 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं? एज ऑफ जनवरी 4th 2023 नियरली हाउ मेनी पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द आयुष्मान भारत स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 22 करोड़ लोग। देश भर में 1.54 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2023 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार का बजट खर्च जीडीपी का 2.1% था, जो वित्त वर्ष 2021 में 1.6% था, यानी बढ़ा है 0.5%। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2005-06 और 2019-21 के बीच कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं? अकॉर्डिंग टू द UN मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हाउ मेनी पीपल हैव मूव्ड आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन बिटवीन 2005-06 एंड 2019-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 41 करोड़ से अधिक लोग। नीति आयोग द्वारा जारी MPI 2021 की बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार भारत की लगभग 25% आबादी
बहुआयामी रूप से गरीब है। भारत में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 का यह रिपोर्ट है। भारत में बेरोजगारी दर वर्ष 2018-19 में 5.8% से गिरकर 2020-21 में कितनी हो गई है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया हैज फॉलन फ्रॉम 5.8% in the year 2018-19 to how much in 2020-21? The right answer is option number C, 4.2%। श्रम बाजार कोविड-19 के प्रभाव से उबर चुके हैं। असंगठित क्षेत्रों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल बनाया गया था और 31 दिसंबर 2022 तक 28.5 करोड़ से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया जा चुका है। भारत में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2018-19 में 19.7% से बढ़कर 2020-21 में कितनी हो गई है? द रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 19.7% in 2018-19 to what in 2020-21? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 27.7%। जैम ट्रिनिटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के साथ संयुक्त रूप से हाशिए पर पड़े लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल कर इन्हें सशक्त बनाया गया है। तो ये देखिए किस प्रकार से ये वृद्धि हुई है महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्र में। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है? इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2070। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक अध्याय प्रस्तुत किया जिसमें भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में परिवर्तन वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदम शामिल है। भारत वर्ष 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को कितने प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है? इंडिया हैज कमिटेड टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय हाउ मच परसेंट बाय द ईयर 2030 फ्रॉम द लेवल ऑफ 2005? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 45% तक। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने का एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से स्थापित क्षमता 500 गीगावाट से अधिक होने की संभावना है। इससे वर्ष 2029-30 तक 2014-15 की तुलना में औसत उत्सर्जन दर में लगभग 29% की गिरावट आएगी। सर्वेक्षण में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से हरित हाइड्रोजन पर निर्भर होकर किस वर्ष तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की भारत की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया? द सर्वे हाईलाइटेड इंडियाज प्लान्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन एनर्जी बाय विच ईयर बाय रिलाइंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2047, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर चुका होगा। सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत पिछले 7 वर्षों में 78.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक पसंदीदा स्थान बना हुआ है। अक्टूबर 2022 तक राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत एक प्रमुख मीट्रिक स्थापित सौर क्षमता 61.6 गीगावाट थी। भारत के कृषि क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में कितने प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है? व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑब्जर्व्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इन द लास्ट 6 years? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4.6%। हाल के वर्षों में भारत कृषि उत्पादों के सकल निर्यातक के रूप में उभरा है और वर्ष 2021-22 में निर्यात 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित उपायों के कारण कृषि क्षेत्र में तेजी देखी गई है। तो 4 उपाय कौन कौन से? फसल और पशुधन उत्पादकता में वृद्धि। दूसरा, सभी अनिवार्य फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना पर तय किया जाना। तीसरा, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। और चौथा,
मशीनीकरण एवं बागवानी तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना। वर्ष 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? इन द ईयर 2020-21 द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज टू व्हाट परसेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 9.3%। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण वर्ष 2021-22 में बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम योजना ने किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने हेतु एक ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी पारदर्शी बोली प्रणाली स्थापित की है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? व्हाट वाज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन द ईयर 21-22? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 315.7 मिलियन टन। वर्ष 2022-23 केवल खरीफ के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 150 मिलियन टन के लगभग अनुमानित है, जो पिछले 5 वर्षों यानी 2016-17 से 2020-21 के औसत खरीफ खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किए जाने के बाद भारत पोषक अनाज को बढ़ावा देने में अग्रणी है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वित्त वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में कितना हो गया है? India's electronics exports has grown from 4.4 billion US dollar in 2019 to how much in financial year 2022? The right answer is option number B, 11.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम से आने वाले वर्षों में हम ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, मेडिकल डिवाइस, सेमीकंडक्टर, टेलीकॉम उपकरण, सोलर मॉड्यूल और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के मामले में भी चीन को टक्कर देने की स्थिति में आ सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के लिए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्यवर्धन यानी GVA में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? व्हाट परसेंट ग्रोथ हैज बीन सीन इन द ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3.7%। यह पिछले दशक की पहली छमाही में हासिल 2.8% की औसत वृद्धि से अधिक है। जुलाई 2021 से क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी PMI और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP दोनों में प्रक्षेपित रूप से वृद्धि हो रही है। MSMEs और बड़े उद्योगों दोनों के ऋण में 2 अंकों की वृद्धि देखने को मिली है। जनवरी 2022 में MSMEs में 30% की वृद्धि देखने को मिली है। फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रवाह वित्त वर्ष 2019 के 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में कितना हो गया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इनफ्लो इन फार्मा इंडस्ट्री हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 180 मिलियन US डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2019 टू हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 699 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल करने के लिए अगले 5 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित कैपेक्स के साथ 14 श्रेणियों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं यानी PLI भी शुरू की गई है। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करके जनवरी 2023 तक 39,000 से अधिक प्रावधानों को कम तथा 3500 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के एकीकरण को और बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया 2.0 अब 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें 15 विनिर्माण क्षेत्र एवं 12 सेवा क्षेत्र शामिल है। विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत वर्ष 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल हो गया था? इंडिया वाज अमंग द टॉप 10 सर्विस exporting countries in the year 2021 with a share of what percent in the world commercial services exports? The right answer is option number A, 4%। जुलाई 2022 से क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी PMI सेवाओं में सर्वाधिक विस्तार देखा गया है।
रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुआ है, जिससे वर्ष 2021 और 2022 के बीच 50% की वृद्धि के साथ महामारी पूर्व आवास बिक्री के स्तर में वृद्धि देखने को मिली है। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? इंडियाज ई कॉमर्स मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट व्हाट परसेंट पर एनम टिल द ईयर 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 18%। पर्यटन क्षेत्र में होटल अधिभोग दर अप्रैल 2021 में 30 से 32% के सुधार के साथ नवंबर 2022 में 68 से 70% हो गई है, जिससे वित्त वर्ष 2023 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि के साथ पुनरुद्धार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही यानी Q2 में भारत के चालू खाता शेष यानी CAB में GDP के कितने प्रतिशत का घाटा दर्ज किया गया? What percent of GDP deficit was recorded in India's current account balance CAB in the second quarter, Q2 of financial year 2023? The right answer is option number D, 4.4%। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की दूसरी तिमाही Q2 में भारत के चालू खाता अधिशेष अमाउंट में देखेंगे तो यह रहा है 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा। इसी की तुलना में पिछले साल देखेंगे इससे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की दूसरी तिमाही में तो 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा हुआ था और प्रतिशत में GDP का कितना रहा था? 1.3%। तो काफ़ी अधिक बढ़ गया है। इसका प्रमुख कारण 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च व्यापार घाटा और शुद्ध निवेश आय में वृद्धि था। सितंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर्स इन इंडिया एज ऑन सितंबर 2022? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 117.8 करोड़, जिसमें से ग्रामीण भारत में उपभोक्ताओं का प्रतिशत रहा है 44.3%। कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 98% से अधिक वायरलेस रूप से जुड़े हुए हैं। मार्च 2022 तक भारत में कुल टेली डेंसिटी प्रति 100 लोगों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या को कहते हैं 84.8% थी। भारत में UPI आधारित लेन देन ने वर्ष 2019-22 के बीच मूल्य की दृष्टि से कितने प्रतिशत की वृद्धि की? What percent did the UPI based transactions in India grow in terms of value between 2019 to 2022? The right answer is option number C, 121%। UPI आधारित लेन देन ने वर्ष 2019-20 के बीच मूल्य के रूप में देखेंगे तो 121% और मात्रा यानी क्वांटिटी के रूप में देखेंगे तो 115% दोनों ही दृष्टि से वृद्धि की, जिसके चलते इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ दूरसंचार के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इंडियन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे संशोधन नियम 2022 टेलीग्राफ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को तीव्र और आसान बना देगा, जिससे 5G का विस्तार तीव्र गति से हो सकेगा। RBI ने कितने करोड़ रुपए मूल्य के भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क की 2 किस्तों की नीलामी की है? RBI auctioned 2 tranches of India's first sovereign green bonds framework worth how many crore rupees? The right answer is option number A, 4,000 करोड़ रुपये। नवंबर 2022 में भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया था। RBI ने 4,000 रुपये के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क की 2 किस्तों की नीलामी की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर अधिसूचित किया है। यह निर्गम 25 जनवरी 2023 और 9 फरवरी 2023 को 2 नीलामियों के माध्यम से प्रत्येक में 8,000 करोड़ रुपये, तो कुल देखेंगे तो 16,000 करोड़ रुपये के लिए होगा। लेकिन यहाँ पूछा गया था पहला, तो ये 4,000 करोड़ रुपये का था। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ अलग अलग आप एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। वित्त वर्ष 2023 में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 भारत के कितने जिलों में आयोजित किया गया? इन फाइनेंशियल ईयर 2023
intensified mission Indradhanush 4.0 was conducted in how many districts of India? The right answer is option number C 416, जिसमें से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 जिले भी शामिल थे। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए टीकाकरण मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है। मिशन इंद्रधनुष, ध्यान में रखिएगा, दिसंबर 2014 में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण कवरेज को तेजी से 90% तक बढ़ाने और इसके बाद इसे बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। दिसंबर 2022 तक देश भर के 701 जिलों को कवर करते हुए मिशन इंद्रधनुष के कुल 11 चरणों को पूरा किया जा चुका है, जिसके तहत कुल 4.5 करोड़ बच्चों और 1.1 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। दोस्तों, इसी के साथ इस स्पेशल करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।